All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर जिसका नाम है चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे। चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थे, चैल्कोलिथिक कल्चर्स क्या क्या थे, इसके अलावा उन चैल्कोलिथिक जो फेज़ है हमारे इंडिया का, जो जिस टाइम पे इतने सारे सेटलमेंट्स हुए चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स, उन सब का इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो कॉपर होर्ड्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर के एलिमेंट्स पाए गए, और जो ओकरे कलर्ड पोट्री फेज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे ही न्योलिथिक एज ख़त्म होता है वैसे ही मेटल्स का यूज़ स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेटल यूज़ हुआ था वो था कॉपर। तो हम उस एज की बात करना चाह रहे हैं जिस एज में जो लोग थे वो कॉपर और स्टोन दोनों को यूज़ कर रहे थे। तो चैल्कोलिथिक कल्चर का मतलब होता है वो कल्चर जो कि स्टोन और कॉपर के यूज़ पे बेस्ड होता है। तो जनरली टेक्निकली ये कहा जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वो ब्रॉन्ज एज है। तो जनरली चूँकि ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है कॉपर के मिक्सचर से बनता है, तो कॉपर जो चैल्कोलिथिक एज है वो पहले आना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में कि जो चैल्कोलिथिक एज है वो हड़प्पा के साथ साथ है, या हड़प्पा का मैच्योर पीरियड जो है, या फिर हड़प्पा का जो एंड है उसके बाद भी है। तो हम इस चीज़ को है ना, हम लोग जो हड़प्पा का मैच्योर फेज़ है जो कि एंड के करीब है, समझ लो जिस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उस टाइम का जो चैल्कोलिथिक एज है हमारे इंडिया का, जो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, कल्चर्स हैं, या फिर हड़प्पा के बाद वाले, हड़प्पा के बाद जो आए, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन सब में हम लोग को दिखेगा कि कभी कभी वो लोग लो ग्रेड ब्रॉन्ज जो है वो यूज़ कर लिया करते हैं। तो इसलिए हम लोग हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन सब पे होगा। तो ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जनरली रूरल हैं, जो प्राइमरीली रूरल है, मतलब कहने का कि ये ज़्यादातर बस्तियों में रहा करते हैं। कहने का मतलब कि एक झुंड में रहते हैं, जो कि एक्चुअली माइनर विलेजेस है या गांव कह सकते हैं। जो प्राइमरी इनका सोर्स ऑफ इनकम या फिर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो क्या है, उनका एग्रीकल्चर है। तो ये ज़्यादातर जो हिली लैंड हैं, जहाँ पे जो पथरीली ज़मीन है, जहाँ आसपास पहाड़ होता है, उन सब एरिया में रहते हैं, या फिर जहाँ पे नज़दीक होता है, जहाँ पे नदी नज़दीक होती है, उन सब एरिया पे ये लोग रहते हैं। जनरली हम लोग इंडिया में देखेंगे कि 5 रीजन है चैल्कोलिथिक सेटलमेंट का। सबसे पहला जो है वो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, उन सब में। तो वहाँ पे एक बानस वैली है, बानस की खाड़ी है, एक तरह से समझ ले, खाड़ी भी नहीं कह सकते हैं उसको, घाटी, बानस की घाटी है। तो उन सब के जो रीजन में जो सूखा वाला इलाका है, जो एकदम ज़मीन जहाँ पे बारिश कम होती है, उन सब जगह पे, जैसे कि आहार हो गया, गिलुंड हो गया, ये सब जगह पे वो सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जैसे कि मालवा बहुत ही फेमस चैल्कोलिथिक कल्चर है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। मालवा में ही जो मालवा वेयर है, जो मालवा के जो पॉट्स हैं, जो बर्तन हैं, वो सब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वो सिरेमिक्स का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। इसके अलावा कायत और ईरान, ये दो है। ईरान एक्चुअली ये ईरान नहीं है, ईरान है। तो कायत कल्चर है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ से मालवा कल्चर आया। इसके अलावा वेस्टर्न महाराष्ट्र में जैसे जोरवे बहुत फेमस है, नेवास, दैमाबाद जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा चंदौली, सोनगांव और नासिक जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, और प्रकाश, ये सब जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ईस्टर्न इंडिया है, जो हमारा बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इन सब में जैसे कि चिरांद हो गया, गंगा सिस्टम में, जो गंगा रिवर सिस्टम है उस पर, पांडु राजर डीबी है ना, जो कि वहाँ है, क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा जो महिष दाल है, जो कि बीरभूम का एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे है। ठीक है। इसके अलावा साउदर्न इंडिया में ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल और मस्की, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको हम लोगों को जानना है।
हम चालकोलिथिक सेटलमेंट्स को रिवर सिस्टम के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि बुक में दिया भी हुआ, जैसे इंदस सिस्टम है, गंगस सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, महानदी सिस्टम है, चंबल सिस्टम है, राजपुताना और सौराष्ट्र का जो रीजन है, इसके अलावा नर्मदा रिवर का जो सिस्टम है उसके आसपास जितने भी शहर हैं, तापी सिस्टम हो गया, गोदावरी प्रावर सिस्टम हो गया, भीमा सिस्टम हो गया, कर्नाटक का जो एरिया है वो सब, तो हम उस बेसिस पे ही पढ़ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैंने अभी रीजन वाइज बताया, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है पढ़ने में वो अच्छा। हम इन दोनों को मिला करके यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। पहले हम लोग चालकोलिथिक कल्चर्स को समझ लेते हैं कि चालकोलिथिक जो कल्चर्स डेवलप हुए उनकी क्या क्या खूबियाँ थी, वो सबको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो जनरली क्रोनोलॉजिकली होगा, जो सबसे पहले आया उसके हिसाब से। तो जो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आहार बानस कल्चर। आहार बानस कल्चर जो है ये बानस वैली जो राजस्थान में है वो उस रीजन में मतलब डेवलप हुआ था। ये लोग जो हैं वो मैक्रोलिथिक जो टूल्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थर के बने हुए जो तीर भाला ये सब है, उन सब को यूज़ नहीं करते थे, ना ही वो स्टोन एक्सेस को यूज़ करते थे, ना ही ब्लेड्स को यूज़ करते थे। ये सब इनमें एकदम एब्सेंट है इस कल्चर में। हाँ, लेकिन जो कुल्हाड़ी है, जो एक्स है जिससे है ना काटा जाता है, वो एकदम फ्लैट होता है। जो चूड़ियाँ हैं, जो कॉपर के शीट्स हैं, वो सब पाए जाते हैं। और थोड़ा बहुत ब्रॉन्ज का भी जो पतरी है वो भी पाया जाता है। अब चूंकि ये राजस्थान है, राजस्थान का जो रीजन है क्षेत्र, जो हम लोगों को पता है राजस्थान में जो खेतरी बेल्ट है वो कॉपर के लिए बहुत ही फेमस है। तो अब चूंकि लोकली ये कॉपर अवेलेबल था, तो इन लोगों को स्मेल्टिंग और मेटलर्जी आती थी, कैसे कॉपर का यूज़ करना है। जो अहर का जो ओल्ड नेम है वो है तांबावती। तांबावती मतलब होता है सिटी ऑफ कॉपर, तांबा का शहर। ये जो कल्चर है जनरली अराउंड 2100 मतलब 2100 शताब्दी ईसा पूर्व या बिफोर क्रिस्ट कह लें, है ना, और 1500 BC के बीच में पाया जाता है। मतलब इसी बीच में इनका जो भी मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये हम लोगों को एक्सकवेशन में मिला है। गिलुंड यहीं पे है, इसी का रीजनल सेंटर है गिलुंड। यहीं पे जो है स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हम लोगों को देखने को मिलता है और कॉपर भी थोड़ा बहुत मिलते हैं। दूसरा जो मेजर कल्चर हम लोगों को पढ़ना है वो मालवा कल्चर। ये मध्य प्रदेश में और जो महाराष्ट्र का जो कुछ थोड़ा बहुत पार्ट है डेक्कन पेनिनसुला का, उस रीजन में ये पाया जाता है। ये जनरली 1600 से 1300 BC के बीच में इसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब पाए गए हैं। इनके जो मेजर शहर हैं या फिर कह लें मेजर सेटलमेंट, शहर तो नहीं कह सकते, उस टाइम पे गांव ही बसना स्टार्ट हुआ था। तो मेजर जो सेटलमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं, वो मालवा है, नवदतोली है, कायथ है और ईरान है। कायथ एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते हैं तो कायथ भी एक कल्चर है चालकोलिथिक का, लेकिन एक्चुअली ये क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब इनका कोई मतलब लेयर बाय लेयर हिस्ट्री हम लोगों को नहीं मिला एक्सकवेशन में। बस एक टाइम पे मिला कि ये बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद फिर गायब। कहने का मतलब ना उनका हम लोगों को उत्पत्ति पता चलता है, ना ही उनका एंड पता चलता है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो कहीं और से आए हुए थे, इसलिए उस कल्चर को यहाँ पे हमारे बुक में नहीं दिया गया और ना ही हम लोगों को उतना पढ़ना है। लेकिन कायथ कल्चर भी है जो बहुत पुराना है, जो कि एक तरह से मिक्स होकर मालवा कल्चर में बदलता है, वो हम लोगों को बाद में दिखता है। तो जो भी इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ करते हैं उन सबको ये पता होता है, लेकिन हम लोगों को इस पर फोकस नहीं करना है। हम लोगों को मालवा कल्चर इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है। तो नवदतोली जो है मालवा कल्चर का, वो नर्मदा रिवर के किनारे पे है, इसीलिए हम लोग इसको नर्मदा रिवर सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। एक और जो मेजर कल्चर है वो है जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर जो है वो एक्चुअली एक जगह है ना, जो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी नदी है परावर, उसके लेफ्ट बैंक जो बायां किनारा है उस जगह पे एक साइट है, चालकोलिथिक साइट है जोरवे, उसके नाम पे इस कल्चर का रखा गया है। ये जनरली है ना अहमदनगर में है। तो ये जो कल्चर है ये इसमें जो मालवा कल्चर का भी थोड़ा छाप दिखता है और थोड़ा बहुत नियोलिथिक कल्चर का भी दिखता है। ये अराउंड 1400 to 700 BC के बीच में सबसे लेट तक दिखने वाला चालकोलिथिक कल्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे लेट तक। इसमें जो अभी का जो महाराष्ट्र का रीजन है, जो मॉडर्न महाराष्ट्र रीजन है, वो एक्सेप्ट जो विदर्भा और जो कोंकण रीजन है, गोवा के साइड का रीजन, उन सबको छोड़ के इधर पूरा महाराष्ट्र ये घेरा हुआ है। एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। तो ये जो सेटलमेंट्स थे, ये सेटलमेंट्स जनरली रूरल थे,
विलेज बेस्ड था, फार्म बेस्ड था। लेकिन कुछ कुछ सेटलमेंट्स हैं जैसे कि दैमाबाद में है और इनाम गांव में है, ये ऑलमोस्ट देखने में लगेगा एक शहर जितना बड़ा, इतना बड़ा सेटलमेंट था। तो एक तरह से कह सकते हैं वो अर्बन स्टेज तक पहुँचे लेकिन फुल्ली अर्बनाइज नहीं हो पाए। यहाँ पे हम लोगों को कॉपर के जो एक्सेस हैं, जो कुल्हाड़ी है कॉपर का है ना, वो भी फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप में, वो सब देखने को मिलता है। और जो चंदौली है वहाँ भी ऐसा ही मिलता है। साथ में जो चंदौली में एक स्पेशल चीज़ देखने को मिला है वो है तांबे के बने हुए चीजल्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कारपेंटर को लकड़ी को छीलते हुए, एक है ना, एक शार्प टाइप से, शार्प एज वाला एक होता है, एक इक्विपमेंट होता है, एक टूल होता है जिसपे हथौड़ी मार मार के वो है ना लकड़ी को छीलता है और शेप देता है, उसे कहते हैं चीजल्स। तो चंदौली में वो भी पाया गया है। तो ये है मेजर हमारे कल्चर्स जो हम लोग इस चीज़ इन तीनों कल्चर्स को पढ़े। अब हम लोग जनरली जानते हैं कि चालकोलिथिक एज में जो भी पीपल थे वो करते क्या थे, उनका क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो जो लोग थे चालकोलिथिक एज के वो डोमेस्टिकेशन करते थे मवेशियों का, जैसे गाय हो गई, भेड़ें हो गई, बकरियां हो गई, पिग्स हो गए, भैंस हो गए, इन सबको डोमेस्टिकेट करते थे और हिरन का शिकार करते थे क्योंकि उन लोगों की हड्डियां पाई गई हैं। ऊंट की भी हड्डियां पाई गई हैं। इसके अलावा एक और जानवर की हड्डियां पाई गई हैं जो कि एक तरह से देखने में लगता है वो हड्डी घोड़े की है या गधे की है या जंगली गधों की है, लेकिन कह नहीं सकते, पहचाना नहीं गया है कि किस चीज़ का है। हमारे हिसाब से, चूँकि हम लोगों का जो नॉलेज है उस हिसाब से देखा गया है कि उन लोगों को जो घोड़े हैं उनका कोई भी जानकारी नहीं था। तो कह सकते हैं ये या तो वाइल्ड एस का होगा या डोंकी का होगा। मोस्ट प्रोबेबली डोंकी का हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन किया है तो ऑब्वियसली डोंकी को यूज़ किया होगा। फिर भी उस ज़माने में जो लोग एग्रीकल्चर करते थे वो जनरली जो मेजर जो पौधे हैं, जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, वो हुआ वीट का, गेहूं का, राइस का, बाजरा का, लेंटिल का, मसूर दाल है ना, चना का, और जो हरा चना होता है, इसके अलावा जो मटर होता है, इन सब का वो लोग खेती करते थे। इसके अलावा और भी छोटा मोटा खेती करते थे और जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे नवदोतोली में बेर और लिनसीड उगाया करते थे। डेक्कन का जो पार्ट है जहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है, महाराष्ट्र का रीजन, वहाँ कॉटन उगाते थे। जो लोअर डेक्कन का पार्ट है थोड़ा साउथ की तरफ, वो वहाँ पे रागी, बाजरा और इसके जितने भी छोटे मोटे फसल्स होते थे वो सब फसल उगाया करते थे। ये लोग रेड एंड ब्लैक, जो ब्लैक एंड रेड वेयर होता है पॉटरी का, काला और लाल रंग वाला पॉटरी, वो यूज़ किया करते थे। जनरली जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है, कहने का मतलब जो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पे जो भी ये इस टाइप का पॉटरी पाया गया है वो पेंटेड है। बाकी और जगह जहाँ भी पाया गया वहाँ पेंटेड नहीं है, ये एक स्पेशलिटी है। इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जो बिहार और बंगाल का रीजन है, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने वाला जो हुक होता है वो पाया गया है। इसके अलावा वहाँ चावल भी उगाया जाता था, तो जो कि अभी भी हम लोग मतलब जो बंगाल के रीजन का और बिहार के रीजन का जो चीफ फूड एक तरह से कह सकते हैं। बंगाल में तो अभी भी माछी भात कहते हैं, है ना, मछली और चावल बहुत फेमस है। तो एक तरह से दिखता है कि ये सब वहीं से आया हुआ है। इसके अलावा उन लोगों को अभी तक जो ईंट होता है उसको पकाने नहीं आया है। कभी कभार थोड़ा बहुत है ना ईंट के तरह का शेप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पकाया हुआ यूज़ हुआ है, दिखा है हम लोग को गिलुंड में, जो कि अराउंड 1500 BC का वो ईंट टाइप से है, दिखता है। इसके अलावा जो भी वहाँ पे घर बने हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट्स में, ज़्यादातर वो कह सकते हैं कच्चा घर बना हुआ है, कीचड़ का बना, मिट्टी का घर बना हुआ है ज़्यादातर। लेकिन जो कह सकते हैं कि इनके ऊपर छप्पर रहता था। छप्पर कहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मिट्टी के घर होते हैं, फूस के होते हैं, उनके जो रूफ होते हैं उन पे एक तरह से इस टाइप के है ना, इस डिज़ाइन का बहुत सारा है ना ऐसे क्या कहते हैं लकड़ियाँ डाल करके डिज़ाइन बनाया जाता है। यही होता है वैटल, और उनको जो भूसा है, जो फूस है, उससे भर दिया जाता है। तो यही कहलाता है वैटल एंड डॉब। ये पैटर्न है आर्किटेक्चर का, एक तरह से कह सकते हैं उस पुराने आर्किटेक्चर का। तो वो फूस के मकान बनाया करते थे। आहार के रीजन में स्टोन से बना हुआ घर सब पाया गया है। जो जरोवे साइट्स हैं टोटल 200 के अराउंड ना, उसमें सबसे बड़ा दैमाबाद का साइट है। दैमाबाद जो सबसे बड़ा साइट है, जो कि अराउंड 20 हेक्टेयर्स का है, और कहा जाता है कि
इसमें अराउंड 4,000 पीपल रहते होंगे उस टाइम पे। ये घिरा भी हुआ है, फोर्टिफाइड है एक तरह से, मतलब किला बांधा हुआ है। और इनमें इनके जो किले के जो वॉल हैं उनमें कीचड़ पत्थर सब मिला हुआ है। इसके अलावा बेसन्स भी हैं। बेसन्स आप जानते होंगे कि कोई भी किला का जब घेराबंदी होता है तो इस टाइप का एरिया छोड़ दिया जाता है ताकि डिफेंस के लिए यहाँ पे, है ना, फौज सब ज़्यादा उन लोगों को एरिया मिल सके और हर डायरेक्शन में वो डिफेंड कर सकें। तो इस तरह का कहलाता है बेसन्स। कह सकते हैं कि एक तरह से इस दैमाबाद में बहुत सारे ब्रॉन्ज के भी सामान पाए गए हैं जो कि हड़प्पा से इन्फ्लुएंस्ड हैं। कहने का मतलब या इन लोगों के बीच में, इनमें हड़प्पा के बीच में कुछ एक्सचेंज होता होगा। जो इनाम गांव है, इनाम गांव में बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बने हुए घर पाए गए हैं। इन घरों में ओवेंस भी है, चूल्हा भी है और सर्कुलर पिट हाउसेस भी है इनाम गांव में। इसके अलावा ये भी फोर्टिफाइड है। ये भी जो इनाम गांव का भी जो सेटलमेंट है ये भी किला से घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा अर्बन सेटलमेंट की तरफ डेवलप हो रहा था। इनके इनाम गांव के एक्सकेवेशन का जो लेटर फेज में हम लोगों को पाया गया है, हम लोग जो ढूंढे हैं उसमें हम लोगों को मिला है कि 2 टाइप का सेटलमेंट है। कहने का मतलब कि एक, है ना, 5 रूम का 5 कमरे का एक हाउस है जो कि सेंटर में है, सेटलमेंट के एकदम सेंटर में पाया गया है ना, जिसमें 4 रेक्टेंगुलर कमरे हैं और 1 सर्कुलर कमरा है। अब इतना बड़ा हाउस है और सेंटर में, इसका मतलब ये ज़रूर किसी न किसी इंपॉर्टेंट आदमी का होगा। तो हम लोग मानते हैं कि उस सेटलमेंट के चीफ का होगा। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ब्यूरियल्स भी हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है। इन दोनों साइट में जो फोर्टिफिकेशन है, और हम लोगों को पता है बेसन के साथ है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मॉट। जैसा आप लोगों ने लाल किला में देखा होगा कि लाल किला के चारों किनारे जो है मतलब चारों तरफ जो है एक नहर टाइप से छोटा सा गड्ढा कर दिया गया जिसमें पानी रहा करता था। अभी शायद ना भी हो, लेकिन ये होता था ताकि जो दुश्मन है वो डायरेक्ट वॉल पे नहीं चढ़ सकें। तो जो फोर्टिफाइड वॉल्स होते थे उनके चारों तरफ, हर तरफ, मतलब सराउंडिंग उसके, है ना, गड्ढा कर दिया जाता था, उसमें पानी भर दिया जाता था और मेन गेट के पास एक ब्रिज होता था। जैसा कि आप लोगों ने बाहुबली में भी शायद देखा होगा, महेशमती की दीवार के, है ना, चारों तरफ पानी रहता है और एक बड़ा सा ब्रिज रहता है मेन गेट के लिए। तो उसे कहते हैं मॉट। तो मॉट से सराउंडेड रहता था ये दोनों, इनाम गाँव और दैमाबाद। जो चालकोलिथिक लोग थे, जो चालकोलिथिक पीपल थे, वो लोग कॉपर स्मिथ तो थे, एक बहुत एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, मतलब तांबे के साथ काम करने वाले तो थे ही, साथ में वो पत्थर के साथ भी अच्छा काम करते थे। इसके अलावा उन लोगों को जो उस टाइम पे जो भी स्पेशल स्टोन्स थे, जैसे कि कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इन सब के भी वो मालाएँ बनाते थे, बीड्स बनाते थे, है ना। इसके अलावा वो लोग कपड़ा बनाने जानते थे, स्पिनिंग जानते थे, वीविंग जानते थे। इसके अलावा वो लोग बर्तन बनाते थे। इसके अलावा आइवरी कार्वर, कहने का मतलब हाथी के दांत का जो भी डिज़ाइन से बनता है, जो भी ज्वेलरी बनता होगा उस टाइम पे, वो भी बनाते थे। और बहुत सारा टाइप का फिगरीन्स बनाते थे, मूर्तियाँ बनाया करते थे, चाहे एज अ टॉय बेचते हों या फिर पूजने के लिए बेचते हों, वो सब भी बनाते थे। तो ये जितने भी कल्चर्स हैं इनमें रीजनल डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि जो वेस्ट का जो भी चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं और जो ईस्ट के चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, जो साउथ के चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, इन सब में डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे उनके खेती करने का तरीका, क्या उपजाते हैं, उसके अलावा वो कौन सा पोट्री यूज़ करते हैं, कौन सा रिचुअल्स निभाते हैं, उन सब में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो महाराष्ट्र का रीजन है, वहाँ पे जो भी डेड्स को बरीड किया जाता है, गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, वो एक तरह से कॉफिन कह सकते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे क्रिश्चियंस के यहाँ की कॉफिन में मुर्दे को डाल के दफनाते हैं, तो वैसा ही एक तरह से, है ना, कह सकते हैं कि कोई वेसल मिट्टी का या फिर कॉपर का बना हुआ वेसल में। इसके अलावा अपने ही घर के कह सकते हैं कि फ्लोर के नीचे, ज़मीन के नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गाड़ा जाता है। और इसके अलावा वो अलग अलग सिमेट्रीज, अलग अलग कब्र यूज़ नहीं करते हैं सबको दफनाने के लिए। सबको एक ही, है ना, घर के अंदर, एक ही घर के नीचे जितनी बार मरेंगे वहाँ दफनाया करते हैं। तो अलग अलग सिमेट्री यूज़ नहीं करते। इसके अलावा बर्तन और कुछ जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब भी रख देते थे ताकि वो जो भी मरे हैं उनके अगले दुनिया में, जो भी नेक्स्ट वर्ल्ड है, उनमें वो इन सब बर्तनों को यूज़ कर पाएँ।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो साउथ इंडिया, जो साउथ के रीजन में जो भी चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, उनमें जो डेड को बरी किया जाता था, गाड़ा जाता था, वो अलग डायरेक्शन में, वो साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में, जैसे महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ में गाड़ा जा रहा है, वैसा नहीं गाड़ा जा रहा था। उसमें मतलब वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में गाड़ा जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस दिखता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो जो महाराष्ट्र इस जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स थे वेस्टर्न पार्ट के और ज़्यादातर सेंट्रल पार्ट के भी, वो मदर गॉडेस को पूजा करते थे, मतलब वो माताओं को पूजते थे। अब वो हम लोगों को इस तरह से पता चला है कि वहाँ पे जो भी जैसे कि इनाम गांव में हम लोगों को बहुत सारे फिगराइंस मिले हैं, मिट्टी के छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हैं, मिली हैं, जो कि देखने में एक औरत जैसी हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वो मदर गॉडेस को पूजा करते थे। इसके अलावा जो मालवा और राजस्थान का रीजन है, वहाँ पे हम लोगों को दिखाया है कि जो बुल है, जो सांड है, वो किसी न किसी रिलीजन, मतलब एक तरह से रिलीजियस सिंबल है किसी न किसी वर्ग का। इसके अलावा मिट्टी का बना हुआ जो भी फिगराइंस है, टेराकोटा का फिगर्स है, ये सब वहाँ पे पाया जाता है और बताता है, हम लोगों को ये दर्शाता है कि वो लोग मदर गॉडेस में पूजते थे। और कुछ जानवरों में जैसे कि बुल्स, वो बहुत ही पायस था, उन लोगों में बहुत पवित्र था। तो यहाँ से हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं। हम लोग इन सेटलमेंट्स में ये देखते हैं कि इन लोगों में 2 टियर सेटलमेंट्स है। कहने का मतलब कि जो भी मेन सेटलमेंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स है, वो सेंटर में दिखता है, और जो उसकी बाउंड्री पे दिखता है ना, वो दिखता है दूसरा सेटलमेंट। तो कहने का मतलब कि 2 सेटलमेंट है, कहने का ये अर्थ होता है, ये इससे ये समझ में आता है कि बीच में जो भी रह रहे थे वो इम्पॉर्टेंट लोग थे, और साउथ जो साइड में रह रहे थे वो जनरली फार्मर्स, जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो सिविलियंस एक तरह से कह सकते हैं, वो सब रहा करते। तो ये दिखाता है कि इनइक्वेलिटीज़, जो भी सोशल इनइक्वेलिटीज़ है, वहाँ पे अब शुरू हो गया था ना। अब हम लोग जो भी सेटलमेंट्स है उसका क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ है उसको देखते हैं। जैसे हम बोले थे कि इंडिया में जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं वो ब्रॉन्ज एज, जो कि हड़प्पा कल्चर है, उसके साथ साथ है, और उससे पहले भी है, उसके बाद भी है। तो हम उसको देखते हैं। जैसे कि जो प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, हड़प्पा से पहले के जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं, जिनको हम लोग अर्ली हड़प्पन भी बोलते हैं, उनमें जैसे कलीबंगन हो गया राजस्थान में, बानवली हो गया हरियाणा में, और कोट दिजी हो गया सिंध में, जो कि पाकिस्तान का रीजन है। तो हम बोले थे इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा जो भी हड़प्पा के कंटेम्प्रेरीज हैं, जैसे कायत कल्चर हो गया। इसके अलावा जो पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा वो उन सारे सेटलमेंट्स को भी पढ़ेंगे जो हड़प्पा से रिलेटेड नहीं भी हैं, जैसे कि मालवा, जौरवे, है ना, और जो साउथ इंडियन कल्चर है, जो कि न्योलिथिक से जस्ट चालकोलिथिक में आ गए हैं, है ना। ऐसा लगता है न्योलिथिक फेड होते होते चालकोलिथिक में आ गया है। उन सब को के बारे में पढ़ेंगे। और जो विंध्याल का जो रीजन है, वहाँ पे जो कल्चर्स हैं, ईस्ट के जो हैं, बिहार और बंगाल के जो कल्चर्स हैं, ये सब भी पढ़ेंगे, जो कि हड़प्पा से या इन द सिविलाइजेशन से कनेक्टेड नहीं। इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। गणेश्वर एक जगह है, एक साइट है, जो कि सिकार झुंझुनू, है ना, खेतरी बेल्ट, राजस्थान के जगह, राजस्थान का जो खेतरी बेल्ट है, वहाँ पे सिकार झुंझुनू एक जगह है, उससे नज़दीक ही है गणेश्वर, एक साइट है, चालकोलिथिक साइट है ना। वो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो गणेश्वर है, वहाँ से हड़प्पा को कॉपर सप्लाई हुआ करता था, है ना, जो कि अराउंड 2800 टू 2200 BC के बीच का हम लोग डेट करते हैं, है ना। बहुत सारे जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि माइक्रोलिथ्स हैं, मतलब हड़प्पा से मिलते जुलते, वो यहाँ पे पाए गए हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि ये सप्लाई करते थे कॉपर हड़प्पा कल्चर को। तो हम लोग एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं, जो भी प्री हड़प्पन फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे, है ना, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के राइज में हेल्प किए, या कह सकते हैं कि एक कंडीशन प्रोवाइड किए जिसमें हड़प्पा का जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो डेवलप किया, है ना। उन लोगों को, अब चूंकि ये फार्मिंग कम्युनिटीज़ थे, तो ऑब्वियसली ये अपना फार्म का प्रोडक्ट्स बेचते होंगे, इसके अलावा कॉपर बेचते होंगे, है ना, ताकि वो लोग अच्छे से ग्रो कर पाए। तो हम लोग एक तरह से ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि प्री हड़प्पन जो भी फार्मिंग कल्चर्स थे, कम्युनिटीज़ थे, उन्होंने राइज ऑफ अर्बन हड़प्पा सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया था, या उसके लिए कंडीशंस बनाया था। अब जो भी चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में हैं, ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर गए, मतलब ख़त्म हो गए, गायब हो गए, क्योंकि रेनफॉल में डिक्लाइन हो गया। इस रीजन में बारिश कम होने लगी, और इस रीजन में पाया जाता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हो जाता है कठोर पानी नहीं होने पे, और चूंकि इन लोगों के पास अभी तक आयरन आया नहीं है,
और ये सिर्फ स्टिक से ही डिगिंग कर रहे हैं, लकड़ियों से ही डिगिंग कर रहे हैं। तो अब लकड़ियों से डिगिंग इस जो सूखे काली मिट्टी है उसमें हो नहीं पा रहा है। तो 1200 BC तक धीरे धीरे ये कल्चर्स गायब हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जोरवे ही दिखता है जो कि 700 BC तक दिखता है, जो मैंने पहले शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि जोरवे ही ऐसा है जो लास्ट तक चालकोलिथिक कल्चर हम लोगों को दिखने को मिलता है। इसके अलावा जो ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया है, यहाँ पे चालकोलिथिक जो कल्चर है वो अचानक से गायब नहीं हुए हैं, बस वो दिखता है कि वो धीरे धीरे आयरन एज में पहुँच गए हैं। जो मेगालिथिक कल्चर है आयरन एज का, वहाँ पहुँच गए हैं। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन है यहाँ पे। और जो सेंट्रल पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे चालकोलिथिक सेटलमेंट गायब हो गए हैं अचानक से, क्योंकि रेनफॉल डिक्लाइन कर गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चालकोलिथिक का जो फेज़ था हमारे इंडिया में, जो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स थे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या क्या हम लोगों को कुछ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों के जो डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या इन लोगों का योगदान है। एक तरह से देख सकते हैं ये सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने पेंटेड पोट्री को यूज़ किया, मिट्टी को पेंट करके, मिट्टी के बर्तनों को पेंट करके यूज़ करना स्टार्ट किया। यही हम लोगों को सबसे पहले यूज़ दिखता है लोटा और थाली का। इसके अलावा जो साउथ इंडिया का जो न्यूलिथिक फेज़ है वो तो हम लोगों को दिखता है धीरे धीरे चालकोलिथिक में आते हुए। न्यूलिथिक खत्म हुआ, मतलब न्यूलिथिक खत्म होते होते हम लोगों को चालकोलिथिक का इक्विपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इनके कल्चर्स को कहते हैं, जो साउथ में जो चालकोलिथिक कल्चर आया उसको कहते हैं न्यूलिथिक चालकोलिथिक। कहने का मतलब न्यूलिथिक फेड होते होते चालकोलिथिक में आ गया, अचानक से लुप्त नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों को लेयर बाय लेयर वो मिला है। जो वेस्टर्न इंडिया में जो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, जो पीपल हैं, उन लोगों को हम लोग कॉलोनाइजर्स की तरह से समझते हैं। कहने का मतलब उन लोगों का किसी एक जगह पे उत्पत्ति नहीं दिखता है। जैसे कि जो सेंट्रल इंडिया है, जो कि मालवा कल्चर कहते हैं ना, जहाँ पे हम बताए भी थे कि कायथ कल्चर आया, उसके बाद मालवा में धीरे धीरे है ना वो बदला है। तो यहाँ पे अचानक से दिखता है कि वहाँ पे अपीयर हुए हैं, फिर धीरे धीरे हम लोगों को दिखता है कि बाद में वही कल्चर है ना वेस्टर्न में भी गया हुआ है, जो कि हम बाद में बोले थे कि मालवा कल्चर का भी छाप दिखता है ना। तो बाद में वेस्टर्न में वो दिखता है और सबसे आखिरी में दिखता है ईस्टर्न पार्ट में, जो हमारा बिहार बंगाल का रीजन है, वहाँ पे सबसे लास्ट में। अब ये जो कम्युनिटीज़ हैं, अब इसको हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि ये कम्युनिटीज़ सबसे पहले हैं जिन्होंने लार्ज विलेजेस को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जन्माया। जो बड़े लेवल पे जो गांव का सेटलमेंट होता है इन्हीं कम्युनिटीज़ ने किया है ना। पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारे जो पानी से घिरा हुआ रीजन है इंडिया का, जो साउथ का रीजन है और सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है, वो रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है ना लार्ज विलेजेस वाले कम्युनिटीज़ को इन्होंने ही डेवलप कराया है, और बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारे फसल को उगाया जो कि न्यूलिथिक कम्युनिटीज़ नहीं कर पा रहे थे, है ना। जो वो नहीं कर पाए वो इन लोगों ने किया। जो वेस्टर्न कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों के पास एनिमल फूड ज़्यादा है, वहाँ पे खेती कम है, लेकिन एनिमल फूड कहने का मतलब वो नॉन वेज फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ भी हम लोगों को दिखता है कि फ़िश और राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी भी है यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में। इसके अलावा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जैसे कि चिरांद हो गया, पांडी राजा डिबी हो गया, इन सब जगहों पे जो सेटलमेंट्स दिखता है वो पुअर सेटलमेंट दिखता है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पॉट होल्स में ज़मीन में गड्ढा कर करके लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जो घर जो बने हैं वो छोटे छोटे राउंड हाउसेस बने हुए हैं गोल गोल, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि 2-3-4 आदमी ही रह सकता हो, बहुत बड़ी फैमिली नहीं रह सकता, और बहुत बड़ा सेटलमेंट भी इस हिसाब से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हम लोग दैमाबाद इनाम गाँव का पढ़ चुके हैं, जो कि है ना हमारे अपर पार्ट्स में है, जैसे कि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में। यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि फोर्टिफाइड और बहुत बड़े बड़े लेवल पे सेटलमेंट है, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह से शहर है ना। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में ऐसा नहीं है। ईस्टर्न पार्ट में हम लोगों को दिखता है कि यहाँ का सेटलमेंट अभी भी गरीब है। और बाकी ये चीज़ तो पहले ही बता दी है कि ईस्ट वेस्ट पोजीशन में साउथ इंडिया में बड़ी किया जाता है, जो कि वहाँ पे अलग दिखता है। तो रिचुअल्स में भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं हमारे, उनके क्या लिमिटेशंस थे। जैसे कि वो लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट तो करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है ना उन लोगों के मांस के लिए, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए उनको यूज़ करते थे। उनका जो मिल्क प्रोडक्ट होता था वो यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मिल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस जानवर के है ना यंगर वंस के लिए, उस जानवरों के बच्चों के लिए है। उस मिल्क का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि एनिमल्स का कंप्लीट यूज़ ये नहीं करना चाहे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का।
तो एक तरह से कह सकते हैं लेस डेवलप्ड रहे। और बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन हो रहा था वो बहुत इंटेंसिव स्केल पे नहीं, कि जितनी ज़मीन है उसका पूरा मात्रा में यूज़ किया जाए, बहुत बड़े लेवल पे खेती हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन लोगों के पास है ना जो प्लो पाया ही नहीं गया यहाँ पे। कहने का मतलब जो हल होता है ना, प्लो एक बड़े लेवल पे होता है ना। हो कहते हैं जो ज़मीन में डीप है ना गड्ढा करे और बड़े लेवल पे है ना खुदाई कर सके, तो वैसा कुछ है ही नहीं। डिगिंग स्टिक से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत कम लेवल पे प्लोइंग कर पाएंगे, खुदाई कर पाएंगे, और बहुत कम लेवल पे खेत को जोत पाएंगे। तो खेत को जोतने के लिए बहुत बड़े लेवल पे जोते ही नहीं, बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन किए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को प्लो और हो हम लोगों को यहाँ पे मिला ही नहीं। तो हम मान ही नहीं सकते, हम यही मान लिए कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इंटेंसिव यूज़ हुआ ही नहीं, कल्टीवेशन इंटेंसिव लेवल पे हुआ ही नहीं। इसके अलावा वो स्लैश और बर्न टेक्निक यूज़ करते थे। कहने का मतलब एक जगह पे गए, वहाँ पे खेती किए, फिर उसको जला दिए, राख बना दिए, दूसरे जगह पे गए वहाँ किए और फिर राख बना दिए, फिर यहाँ आए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि झूम कल्टीवेशन ऐसे ही होता है कि पूरा खेती नहीं कर सके, वो खेत पे जो भी उपजाए उसको यूज़ किए, काटे, और जो बचा उसको जला दिए। इसके अलावा इस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिखता है कि नवजात शिशु बहुत ज़्यादा ही मर रहे हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फसल नहीं था तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन से भी मरे। इसके अलावा और जो मेडिकल नॉलेज था उन लोगों के पास उतना था ही नहीं कि किस बीमारी को कैसे इलाज करना है, बीमारी क्या है, उतना जानते ही नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे पैंडमिक्स उस टाइम पे हुए, एपिडेमिक्स हुए, जो एक बड़े लेवल पे की आबादी को ख़त्म कर देता था। अब इसके अलावा ये लोग कॉपर के यूज़ को तो जान रहे हैं, लेकिन कॉपर का जो टूल्स होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता है ना। लेकिन कॉपर को जैसे टिन के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है ब्रॉन्ज, जो कि बहुत ही मजबूत है। तो ये लोग ब्रॉन्ज बनाना जानते ही नहीं थे। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, टिन और कॉपर से मिलके बनता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ब्रॉन्ज जो है बहुत सारे सिविलाइजेशंस को है ना मतलब बहुत सारे सिविलाइजेशन का राइज किया है, जैसे कि क्रीट, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, अपना इंडस वैली, ये सब इसलिए इतना ऊपर आ पाए क्योंकि इन लोगों को ब्रॉन्ज बनाना आता था और ब्रॉन्ज का यूज़ करना आता था, और वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उससे बहुत इंटेंसिव लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन होता था, और वहाँ से फिर वो लोग है ना क्या कहते हैं ट्रेडिंग भी स्टार्ट किए। ये सब ये नहीं कर पाए, तो इन लोगों को ये नॉलेज था ही नहीं। साथ में ये लोगों को लिखने भी नहीं आता था कि वो किसी भी टेक्निक्स को कहीं से सीख पाएँ या कहीं से लिख कर फैला पाएँ, तो लिखने भी नहीं आता था। इसके अलावा अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये जो भी सिविलाइजेशंस हैं या तो कंटेम्प्रेरीज हैं या उसके बाद के हैं हड़प्पा के, तो इन लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन से कुछ सीखने को मिला ही नहीं। ये लोग सीखे नहीं, वहाँ से कोई भी फ़ायदा, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ये लोग ले ही नहीं पाए। तो ये इन लोगों का लिमिटेशंस रहा कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कॉपर के हॉर्ड्स थे। हॉर्ड्स कहते हैं कि बहुत ही बड़े अमाउंट में जमा किया हुआ है ना, या कह सकते हैं ढेर, जो कॉपर के जो ढेर हैं उनको पढ़ेंगे, और ऑकरे कलर्ड पोट्री का भी फेज़ या उस कल्चर को भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पूरा इंडिया है उसमें हम लोगों को 40 कॉपर के इतने बड़े बड़े ढेर देखने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ा जो ढेर है वो गंगेरिया मध्य प्रदेश के रीजन में मिला है, जो कि जहाँ पे हम लोगों को 424 कॉपर के बने हुए टूल्स और वेपन्स देखने को मिले हैं, पाए गए हैं, और 102 जो है वो सिल्वर चांदी के बने हुए ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए। तो जितने भी होर्ड्स हैं, ढेर हैं, इसमें से ऑलमोस्ट आधा जो है जो ढेर है वो गंगा यमुना दोआब का रीजन, जो गंगा और यमुना का जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उस रीजन में है ना पाया गया है। और जो गंगा यमुना दोआब का जो अपर पोर्शन है ना, इस रीजन में ये जो कॉपर के जो होर्ड्स हैं, ढेर हैं, इसके साथ साथ हम लोगों को ऑकरे कलर्ड पोट्स भी मिलते हैं, है ना, मिट्टी का बर्तन जिसमें पेंटिंग है, डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी देखने को मिला है। और कुछ मतलब मिट्टी के बने हुए अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स भी देखे गए, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि एक्चुअली है क्या। लेकिन इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि वहाँ पे कॉपर का हम लोगों को टूल्स मिल रहा है, इक्विपमेंट्स मिल रहा है, साथ में बर्तन सब मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लोग सेटल लाइफ जी रहे थे, है ना। तो सेटल लाइफ या सेटलमेंट्स के बारे में हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे लोग सेटल्ड थे, कई सालों तक यहाँ पे रुक करके वो एक जगह पे है ना खेती बाड़ी कर रहे थे, है ना, पशुपालन कर रहे थे। तो ये जो कल्चर है जिसको OCP कल्चर कहते हैं, ऑकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर, है ना, ये जनरली 2000 BC से 1500 BC के बीच में है ना देखने को मिलता है। जैसे ही हम लोगों को इसका
डिसअपीयरेंस पता चलता है, उसके बाद हम लोगों को कोई भी इस रीजन में कोई भी, है ना, क्या कहते हैं कि 1000 BC तक कोई भी सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता। 1000 BC में एक पतला सा बहुत ही थिन डिपॉजिट मतलब देखने को मिला है ब्लैक एंड रेड वेयर का, है ना, जिसके टूल्स आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके क्योंकि बहुत ही थिन सेटलमेंट है, बहुत कह सकते हैं कि कुछ सालों के लिए वो सेटलमेंट आया और फिर गायब हो गया। तो ऑकरे कलर्ड पोट्री का फेज 2000 BC से 1500 BC के बीच का है। अब जो हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर का रीजन है जोधपुरा, है ना, वहाँ पे मिलता है, और जोधपुरा में ही सबसे ज़्यादा, है ना, OCP कल्चर का जो डिपॉजिट से सबसे थिक जो है वहीं पे है, जो कि अराउंड 1.1 मीटर, है ना, थिक है। ये कहने का मतलब ये हम लोग जो डिपॉजिट्स कहते हैं, हम लोग ज़मीन में एक्सकेवेशन में जो पाए गए हैं उतना मोटा लेयर OCP के डिपॉजिट का वहाँ पे मिला है, सबसे थिक वहीं पे है जोधपुरा में, है ना। अब इन लोगों के साथ दिक्कत ये था कि ये किसी भी जगह पे 1 सेंचुरी से ज़्यादा टिक के रहे ही नहीं, तो ऑब्वियसली डेवलप नहीं हुआ। तो अब वहाँ पे जो हम लोगों को एक्सकेवेशन में जो पॉटरीज मिले हैं उन सब में वाटर कंटेंट ज़्यादा पाया गया। तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये इसलिए किसी भी जगह पे 1 सेंचुरी से ज़्यादा नहीं रह पाए क्योंकि वहाँ पे जो पानी है, वहाँ पे चाहे बाढ़ का पानी हो या बारिश का पानी हो, जो भी है वो बहुत बड़े मात्रा में जम जाता होगा, जिसकी वजह से वो लोग खेती वेती नहीं कर पाते होंगे, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। तो अब चूंकि उसमें वाटर कंटेंट की वजह से ये आइडिया लगा, और यही हम लोग मानते भी हैं कि इसी वजह से शायद वो किसी भी जगह पे 1 सेंचुरी से ज़्यादा टिक नहीं पाए। जो OCP पीपल हैं, जो भी ऑकरे कलर्ड पॉटरी फेज के जितने भी पीपल हैं, वो हड़प्पा के जूनियर कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब हड़प्पा के बाद आए हुए हैं। सो एक तरह से कह सकते हैं कि हड़प्पा कल्चर में और उनके बीच में थोड़ा बहुत, है ना, लेन देन हुआ है चीज़ों का। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट कल्चर है जो कि चैल्कोलिथिक फेज का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग पोट्री के साथ है। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर है, लेकिन ये अलग पोट्री है, लेकिन ये भी एक चैल्कोलिथिक सेटलमेंट ही है, और इनका हड़प्पा के साथ थोड़ा बहुत मिलना जुलना, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। उसके बाद हम लोगों को कोई और सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे सेटलमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा, जो भी कल्चर्स हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा चैल्कोलिथिक कल्चर्स है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो ब्रॉन्ज एज कल्चर है हड़प्पा के बारे में मतलब मेनली वो पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.